नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज हमारा अगला पार्ट है। पार्ट नंबर है 14 है। अभी तक हम 13 पार्ट पढ़ लिए, जिसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स, जैसे अभी FCI AGM का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद जो यूपी का एग्जाम है, ठीक है, DHO का, उसकी भी डेट आ गई। 1 अगस्त को उसका एग्जाम है। FCI के एग्जाम 17 अगस्त, ठीक है, 17 जुलाई को है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और AFO का एग्जाम है, RRB का एग्जाम है, सभी जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ डेली डाले जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार। मैं एक्स गवर्नमेंट W NFL NSC सिलेक्टेड, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, ICAR नेट क्वालिफाई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोसानोबू फुकुका इज एडवोकेट टू, है ना। मोसानोबू फुकुका ये व्यक्ति हैं एक, इन्होंने भाई किसकी वकालत की थी, ये व्यक्ति कौन है, इन्होंने क्या कंसेप्ट है। एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो इसके ऑप्शन है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, क्या ये केमिकल फार्मिंग से रिलेटेड है, क्या ये नेचुरल फार्मिंग से है, क्या नन ऑफ दी। तो आंसर, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये एक जापानीज व्यक्ति है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हमको क्रॉप के साथ साथ वेजिटेशन भी करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग भी हमको करना चाहिए, है ना, प्राकृतिक खेती हमको करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक खेती। आइए जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। एक जापानीज, ठीक है, कौन है, जापानीज व्यक्ति हैं, याद रखना, जापानीज फार्मर है। कहने का मतलब कौन है, जापानीज फार्मर है, जिनकी जो बर्थ हुआ था 1913 के अंदर, उनकी डेथ जो 2008 में हुई थी, ठीक है। जापानीज फार्मर एंड फिलोसोफर है। इनका कहना था भाई हमको नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग एंड रीवेजिटेशन करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर के साथ दूसरी चीज है, ठीक है, लगाई। मतलब कहने का मतलब हमको हर्बिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए, नो टिल, है ना। He was the proponent is the no-till herbicide pesticide free cultivation। हमको हर्बिसाइड की यूज नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड की यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो टिल कल्टीवेशन हमको करना चाहिए। तो इसको बोला गया नेचुरल फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग, ठीक है। आप इनका फोटो देखिए, ये जापानीज है, ये इनका फोटो है। इन्होंने बोला था अल्टीमेट गोल ऑफ फार्मिंग इज नॉट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट द कल्टीवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर, कलेक्टिंग द एक्सेस रन ऑफ वाटर, ठीक है, रन ऑफ रेन वाटर ऑन द फार्म एंड पोन्ड्स रिजल्टिंग इट लेटर फॉर द एग्रीकल्चर। हमारा जो बरसात का अतिरिक्त पानी होता है, ठीक है, बरसात के समय जो अतिरिक्त खेत का पानी होता है, उस पानी को एक तालाब में, पोंड के अंदर इकट्ठा करना, और बाद में जरूरत पड़ने पर कृषि कार्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसका क्या करना, उपयोग करना, उसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप देखो इसका डायग्राम कि हम फील्ड के अंदर क्या करते हैं। फील्ड के अंदर एक तालाब बना लेते हैं। उस तालाब के अंदर देखो, जब बरसात होती है, अभी जुलाई का समय है, बरसात के समय, जून जुलाई के समय, तो इस समय क्या होगा कि यहाँ पर बारिश होगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो खेत से बहकर बाहर निकल जाता है, तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं खेत के अंदर एक तालाब खुदा के, ठीक है। उसके जब उसको जरूरत पड़ती है तो उसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है। रिले क्रॉपिंग द फ्लोवरिंग पीरियड ऑफ। रिले क्रॉपिंग में फ्लोवरिंग पीरियड का क्या होता है। तो देखो 4 ऑप्शन है। 1 क्रॉप ऑलवेज ओवरलैप विद दैट द सेकंड क्रॉप। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग जो कंसेप्ट है, एक कहां से आया, रिले रेस से आया है, ठीक है। रिले एक रेस होती है ओलंपिक के अंदर, जहां पर 4 प्लेयर्स जो होते हैं, 4 खिलाड़ी 100 मीटर उसमें रनिंग करते हैं। जब पहला प्लेयर जो होता है रनिंग करता है, तो वो रनिंग खत्म करने से पहले अपने हाथ में एक फ्लैग लेके दौड़ता है। तो अपना जो रनिंग खत्म करने से पहले क्या करता है, सपोज ये ग्राउंड है ना, 400 मीटर के ग्राउंड है, तो यहाँ से एक प्लेयर जो है ना, फर्स्ट प्लेयर जो रनर, उसने दौड़ना स्टार्ट किया, उसने 100 मीटर उसको दौड़ना है, कितना, 100 मीटर। तो रनिंग खत्म करने से पहले वो सेकंड प्लेयर को अपने हाथ में जो फ्लैग होता है वो उसको दे देता है। फिर सेकंड जो फर्स्ट प्लेयर है ना, फिर सेकंड दौड़ना चालू करेगा। तो सेकंड अपनी रनिंग कंप्लीट करने से पहले ये जो हाथ में फ्लैग हो थर्ड को दे देता है, थर्ड फोर्थ को, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। क्या करते हैं हम कि हमने पहली क्रॉप की जो सोइंग की, ठीक है, फर्स्ट क्रॉप की हमने सोइंग की, यहाँ पर हमने क्या की, फर्स्ट क्रॉप की सोइंग की, ठीक है।
अब फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग यहाँ पर होना है ना, यहाँ पर क्या होना है, हार्वेस्टिंग होना है, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग। बट इसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही हमको क्या करना है, सेकंड क्रॉप की सोइंग करना है, सेकंड क्रॉप की क्या करना है, सोइंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्रॉप की क्या होगी, हार्वेस्टिंग। सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले थर्ड क्रॉप की क्या करना है आपको, सोइंग करनी है। तो इस प्रकार क्या करती है कि एक क्रॉप जो होती है दूसरी क्रॉप को ओवरलैप करती है, एक क्रॉप का जो फ्लोवरिंग पीरियड है दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम पैरा ओतेरा क्रॉपिंग भी कहते हैं। राइस के अंदर है ना, पैरा कहते हैं इसको हम, बिहार पश्चिम बंगाल में इसको पैरा, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसको क्या बोला जाता है, उतेरा बोला जाता है ना। एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर इसको बोला जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं कि राइस की हार्वेस्टिंग से पहले, पैरा और उतेरा क्रॉपिंग में राइस की हार्वेस्टिंग से पहले ही हम लिंटिल, ठीक है, या तो देखो राइस की हार्वेस्टिंग से पहले मसूर को लगा देते हैं, लिंटिल को लगा देते हैं, या राइस की हार्वेस्टिंग से पहले किसको, लेथाइरस की सोइंग कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोडो मिलेट क्या है दोस्तों, है ना। तो कोडो मिलेट क्या, कोर्स मिलेट्स होती है, ठीक है, सीरियल होती है, सीरियल क्रॉप है ना, ये कोर्स सीरियल होते हैं, याद रखना क्या है, कोर्स सीरियल क्रॉप है। इसका आपसे पूछा गया साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमनी है, क्या है, ग्रेमनी, ठीक है ना। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है कोडो मिलेट का, तो याद रखना फोस्फेलम, क्या होता है, फोस्फेलम स्क्रैबिकुलेटम। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है क्या होता है, फोस्फेलम स्क्रैबिकुलेटम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये कोडो मिलेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आइसोप्रोटीन एप्लीकेशन व्हीट शुड बी। हमको आइसो, जो हम व्हीट क्रॉप के अंदर, याद रखना किसके अंदर, व्हीट के अंदर जो आइसोप्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है, किसका, आइसोप्रोटीन का। तो इसका यूज कब करते हैं, क्या प्री इमर्जेंस होता है, ये पोस्ट इमर्जेंस होता है, क्या पीपीआई होता है, क्या ये प्री इमर्जेंस होता है, क्या पोस्ट पीपीआई होता है, क्या पोस्ट इमर्जेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये पोस्ट इमर्जेंस होता है। इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, 25 से लेके 30 दिन बाद। कितने दिन बाद, 25 से लेके 30 दिन बाद। 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर इसका यूज किया जाता है। तो आइसोप्रोटीन से हम किस वीड को कंट्रोल करते हैं, आइसोप्रोटीन के द्वारा हम किसको कंट्रोल करते हैं, फेलेरिस माइनर को। किसको, फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करते हैं ना। फेलेरिस माइनर जो है इसको हम क्या कहते हैं, फेलेरिस माइनर, जिसको हम गिल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी इसको हम कहते हैं, कैनरी ग्रास इसको हम कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको हम, कैनरी ग्रास भी कहते हैं। ये जो कैनरी ग्रास होता है दोस्तों, इसके दूसरे अन्य नाम भी होते हैं, जैसे गेहूंसा, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको गेहूंसा कहते हैं, गिल्ली डंडा कहते हैं, या फिर इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। अब बट रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है कि आइसोप्रोटीन के द्वारा ये फेलेरिस माइनर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि आइसोप्रोटीन जो है, सॉरी, जो फेलेरिस माइनर जो होता है ना, ये वीट का मिमिक्री वीड होता है। क्या होता है, एक तो ये गेहूं का नकलची खरपतवार होता है। क्या होता है, मिमिक्री वीड होता है ना, नकलची खरपतवार होता है ये। तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ सालों में देखा जा रहा है कि फेलेरिस माइनर जो है आइसोप्रोटीन के अगेंस्ट क्या आ गई, हमें रेजिस्टेंट आ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई ये जो फेलेरिस माइनर जो है, ठीक है, फेलेरिस माइनर, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंट हो गया, ये सबसे पहले किसने बताया इसकी डिस्कवरी, तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर आर के मलिक, है ना, डॉक्टर आर के मलिक ने बताया। ठीक है, कहाँ पर, हिसार के वैज्ञानिक हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के प्रोफेसर, उन्होंने बताया कि जो फेलेरिस माइनर जो है अब आइसोप्रोटीन पे क्या होता है, रेजिस्टेंट डेवलप करते जा रहा है। अब इसके लिए एक नया हर्बिसाइड आया, याद रखना, इसको कंट्रोल करने के लिए नया हर्बिसाइड जो है वो कौन सा है, तो आंसर है मिथाइल सल्फ्यूरोन, है। सल्फोसल्फ्यूरोन, क्या नाम है, सल्फोसल्फ्यूरोन, है ना, सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन या फिर मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल, ठीक है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का यूज किया जाता है, याद रखना, ये नया हर्बिसाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो, है ना, आइसोप्रोटीन 75% वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है, ये श्रीराम कंपनी का है, आइसो केयर नाम से आता है। ठीक है, एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। ठीक है, और ये रौनक नाम से भी आता है ना, इसका जो ट्रेड नेम होता है वो रौनक होता है ना, ये भी आता है, रौनक नाम से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द सेल्यूलोइड डिकम्पोजिंग फंजाई, कौन सी सेल्यूलोइड डिकम्पोजिंग फंजाई एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर हम सोइल के अंदर, जैसे हमने गोबर की खाद डाली, ठीक है, या फिर प्लांट के कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर डाला,
उस समय जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सी फंगस जो है डिकम्पोजिशन का काम करती है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का काम करती है। तो दोस्तों वो है ट्राइकोडर्मा एंड एस्परजिलस। ये क्या करती है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको अपघटन या डिकम्पोजिंग करने का कार्य करती है। ये जो पक्सीनिया एल्बिगो है ना, एल्बिगो कैंडिडेटा पक्सीनिया दोस्तों, ये तो क्या होती है, पैरासिटिक फंगस होती है। क्या होती है, पैरासिटिक फंगस होती है ना। पैरासिटिक मतलब कि ये बीमारी पैदा करती है। एल्बिगो कैंडिडेटा आपको पता है कौन सी डिजीज करता है, एल्बिगो कैंडिडेटा जो है कौन सी बीमारी पैदा करता है, तो ये करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स या व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। और पक्सीनिया आपको पता है कि भाई व्हीट के अंदर क्या करता है, पक्सीनिया जो है गेहूं के अंदर रस्ट जो क्या करता है, रस्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो पाइथियम होता है, पाइथियम ये कौन सी डिजीज करता है, डंपिंग ऑफ, कौन सी, डंपिंग ऑफ नाम की बीमारी करता है, डंपिंग ऑफ नाम की डिजीज करता है। और ये मैक्रोफोमिना फेसियोलाई है ना, मैक्रोफोमिना ये आपको है ना चारकोल रोट, कौन सी डिजीज करता है, ये चारकोल रोट, ठीक है, चारकोल रोट नाम की डिजीज करता है इस मेज के अंदर, चारकोल रोट, चारकोल रोट है ना, क्लियर है। इसके बाद ये ना यहाँ पर लिखा है गोनोडर्मा एंड फेस्टुला, ये दोनों क्या है, ये मशरूम है, एक प्रकार की दोनों क्या होती है, मशरूम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पैरालाइसिस ऑफ हनी बी, हनी बी मधुमक्खी के अंदर जो पैरालाइसिस होता है वो कौन करता है, क्या बैक्टीरिया से होता है, तो क्या वायरस से होता है, क्या फंगस से होता है, क्या माइकोप्लाज्मा। हनी बी के अंदर जो लगवा होती है पैरालाइसिस है ना, पैरालाइसिस जो होता है वो किससे होता है, वायरस होता है, किससे होता है, वायरस के द्वारा होता है। क्रोनिक बी नाम होता है उसका, याद रखना, क्रोनिक बी पैरालाइसिस वायरस है ना, पैरालाइसिस वायरस के द्वारा, ठीक है, याद रखना वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फार्मिंग, है ना। जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग होती है इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ये किसके बेसिस पर होते हैं, क्या वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर होते हैं, क्या वो ऑपरेशनल, क्या ऑर्गेनाइजेशन या कल्चरल, ठीक है। निम्नलिखित में से खेती की प्रणाली को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर दोस्तों है इकोनॉमिक, है ना। वो सारे जो होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग किसके बेसिस पर होते हैं, इकोनॉमिक के बेसिस पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो ए है। तो हम देखते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तो ये फार्मिंग है ना, तो इसके टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन से, देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है, 5 होते हैं। एक होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और रेंचिंग, ये तो होता है टाइप। सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो होते हैं वो होता है इंडिविजुअल फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव, फिर इसके भी 4 होते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एसिड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसिडरेशन इन द प्रिपरेशन, कि किसके निर्माण के लिए एसिड बहुत जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्या, मार्मेलेड, जैम, जेली और है ना प्रिजर्व। तो जेली बनाने के लिए एसिड बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE वाज क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन। तो जो डिपार्टमेंट होता है हमारी जो एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर MSc है, ये डिपार्टमेंट ICR का डिपार्टमेंट होता है। इसी का मेन काम होता है ना, जो है ना 5th डीन कमेटी, 6th डीन कमेटी, क्या सिलेबस होना चाहिए, रिसर्च कैसी होना चाहिए, सारा जो काम किसी का है तो इसी DARE करता है ना। सारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का जो देखने का काम है सब किसका, इसी डिपार्टमेंट का है। अब इस डिपार्टमेंट की जो स्टेब्लिशमेंट है दोस्तों दिसंबर 1973 है ना। इसको कब बनाया गया, दिसंबर 1973 के अंदर बनाया गया। एक एग्जाम में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि DARE का सेक्रेटरी कौन होता है, इसका जो सेक्रेटरी कौन होता है ना, एक क्वेश्चन आया था कि इसका सेक्रेटरी कौन होता है। तो दोस्तों इसका सेक्रेटरी वो होता है जो प्रेजेंट ICR का DG होता है। इसका सेक्रेटरी हमेशा कौन होगा, तो याद रखना प्रेजेंट ICR DG है ना, प्रेजेंट ICR DG, जो भी वर्तमान में ICR का DG होता है वो इसका सेक्रेटरी होता है। तो वर्तमान में ICR का DG कौन है, त्रिलोचन महापात्रा, ठीक है। वर्तमान में ICR के DG कौन है, त्रिलोचन महापात्रा, तो इनके सेक्रेटरी है, ठीक है, DARE का सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट्स टेंशन मीन्स द स्ट्रेचिंग एंड एक्स मीन्स आउट। देखो एक्सटेंशन एक शब्द होता है, एक्सटेंशन अपन पढ़ते हैं, एक्सटेंशन एक सब्जेक्ट है कि मतलब इन्फॉर्मेशन को फैलाना, ठीक है, विस्तार साथ जिसको अपन कहते हैं कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्ट्रेच आउट करना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना। तो एक्सटेंशन एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द होता है। दोस्तों
एक्सटेंशन से अलग अलग बुक्स है वो आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि एक्सटेंशन वर्ड इंग्लैंड से है या फिर एक्सटेंशन यूएस से। तो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो कहाँ से, याद रखना, कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड के। एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्योलाइन रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर। आपको पता है कि क्योलाइन जो होता है एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। वो कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कि पत्ती परावर्तन वृद्धि, इंक्रीज द लीफ रिफ्लेक्टेंट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द लीफ टेम्परेचर, फिर रिडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज द लीफ, जो देखो क्योलाइन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, है ना, एंटी ट्रांसपेरेंट होता है जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्टेंट। किस प्रकार का होता है, ये रिफ्लेक्टेंट होता है। कैसा होता है, रिफ्लेक्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करता है, साथ साथ में लीफ का टेम्परेचर भी कम होता है, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट भी कम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि भाई बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो जैव उर्वरक आखिर क्या होता है। तो आप देखते होंगे मार्केट के अंदर बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं ना, जैसे बैसिलस थ्रूनजेनेसिस का मिलेगा आपको, ट्राइकोरामा विरिडी मिलेगा, है ना, राइजोबियम, इस प्रकार के बायो फर्टिलाइजर आते हैं। तो ऐसे राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम की आप बोतल लाओगे, है 250 ग्राम की, 100 ग्राम की बोतल आती है छोटी सी, तो उसके अंदर है क्या, ठीक है। अब ये छोटी सी जो बोतल है राइजोबियम की, इस प्रकार से, है ना, ये छोटी सी जो बोतल है राइजोबियम की, अब इस बोतल के अंदर, है ना, डब्बे के अंदर, बोतल के अंदर हमको राइजोबियम आएगा। अब इस राइजोबियम, इसके अंदर एक्चुअल बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते, इसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया होता है ना। इसके अंदर क्या होगा, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये बैक्टीरिया जब हम सोइल के अंदर डालेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और क्रॉप को नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो क्या है, लिविंग होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग नो एसेंशियल न्यूट्रिएंट बट दे आइदर फिक्स और मोबिलाइज द न्यूट्रिएंट। क्लियर है। इस बोतल के अंदर राइजोबियम में आपको क्या मिलेगा, एक लिविंग मिलेगा, है ना, क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग नो, देखो इसके अंदर कोई एसेंशियल एलिमेंट तो है ही नहीं है ना, एनपीके वगैरह कुछ भी नहीं है। बट जब इसको हम सोइल में डालेंगे तो क्या करेगा, ये आइदर क्या करेगा, फिक्स करेगा। जैसे अगर पीएसवी है, ठीक है, तो क्या करेगा, फिक्स करने का काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या फिर न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करने का। पीएसवी है तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, पीएसवी के मोबिलाइजेशन पर काम करेगा, फास्फोरस को उपलब्ध कराएगा। अगर राइजोबियम है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो ये होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूजफुल। तो दोस्तों टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है किस क्रॉप के लिए यूजफुल होता है, शुगर कैन, पैडी, सिट्रस और वीट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शुगर कैन। शुगर कैन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये ड्रिप इरिगेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, याद रखना। टाइफून सिस्टम किसका मॉडिफिकेशन है, ड्रिप इरिगेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना। इसका जो डेवलपमेंट किया गया था इजराइल में, कहां पर, इजराइल के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था, याद रखना, कहां पर, इजराइल के अंदर। तो टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन का सबसे पहली बार जो यूज किया गया था अभी प्रेजेंट में कहां पर, इजराइल में डेवलप। हवाई जो शुगर कैन स्टेशन है ना, हवाई के अंदर, हवाई एक द्वीप है जहां पर शुगर कैन की रिसर्च बहुत ज्यादा की जाती है, वहां पर इसका यूज किया गया है। तो आप डायग्राम देखना, है ना, इस प्रकार से शुगर कैन क्रॉप है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, डायग्राम में देखिए। तो ये ड्रिप की तरह नलियां जा रही है, ठीक है, ये जो है ना ड्रिप वाली, तो ये टाइफून सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ठीक है। हाइप्सोमीटर, ठीक है, हाइप्सोमीटर इज यूज टू मेजर। इस मीटर हाइप्सोमीटर से क्या मेजर करते हैं, है ना। ट्रंक डायमीटर, ट्रंक डायमीटर का मतलब ये होता है कि भाई तने का ये जो डायमीटर है, क्या इसको मेजर करते हैं। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है, ये अपना प्लांट है ना, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी लीव्स वगैरह, ये लीव्स है, तो क्या डायमीटर को मेजर करते हैं, क्या वोल डायमीटर, क्या ट्री हाइट। तो आंसर होता है ट्री हाइट, पेड़ की हाइट को भी इससे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। एलिवेशन, जनरली इससे एलिवेशन जो होता है ना, एक प्रकार से हाइट, एलिवेशन मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, एक क्रॉप ग्रोइंग इन रोटेशन टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द सम क्रॉप पाउंड और क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। हिंदी में फसल से जुड़े खरपतवारों की निरंतरता को तोड़ने के लिए एक फसल उगाई जाती है। हम ये क्या करते हैं, ऐसे कोई वीड है, आपने देखा होगा खरीफ सीजन का कोई क्रॉप है ना, खरीफ सीजन की कोई क्रॉप है, ठीक है,
तो उसके साथ क्या होता है, खरीफ सीजन के जो खरपतवार होते हैं, खरीफ सीजन के जो वीड होते हैं वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे हम क्रॉप लगाते हैं वो वीड उगना ग्रो स्टार्ट करते हैं, तो वीड को रोकने के लिए हम एक क्रॉप लगाते हैं ताकि जो क्रॉप बाउंड वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेक क्रॉप। क्या कहते हैं, ब्रेक क्रॉप, जो कि खरपतवारों की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तारा एंड मंजीरा आर द वैरायटी ऑफ, ये किसकी दो इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है दोस्तों, आंसर है सैफफ्लावर की इंपॉर्टेंट वैरायटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्म प्रोडक्ट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग प्रकार के अपन के फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न जीरो किसमें होती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सप्लीमेंट्री जो होती है ना पूरक, इसके अंदर क्या होती है, रेट ऑफ रिटर्न जीरो होती है। एक में लेस देन 1 होती है। ये देखो आप यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर 3 रेट दिए है ना, मार्जिनल जो है रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है कितनी है, 3 रेट है। आपको याद रखना है जो कॉम्पिटिटिव होता है ना, कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेज रिलेशनशिप, इसमें कितनी होती है, लेस देन 0। सप्लीमेंट्री में याद रखना 0 होती है और कॉम्प्लीमेंट्री में ग्रेटर देन 0 होती है। ये आपको याद रखना है। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसकी है ना, एमसीक्यू की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, मैंने आपको सिस्टम ऑफ फार्मिंग बताए थे और टाइप ऑफ फार्मिंग बताए थे, तो हमने टाइप ऑफ फार्मिंग देखे थे वहां पर। तो क्या कलेक्टिव फार्मिंग जो है टाइप ऑफ फार्मिंग है, नहीं, ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ये भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछे कि कौन सा टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कलेक्टिव नहीं है। ड्राई फार्मिंग होता है, स्पेशलाइज होता है, ठीक है, मिक्स्ड होता है, इसके बाद अपना रेंचिंग होता है, डाइवर्सिफाइड होता है। 5 प्रकार के पढ़े अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, कलेक्टिव फार्मिंग। ये क्या है, तो ये सिस्टम होता है ना, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू फ्लोवरिंग द डेड पाम इज, तो आंसर देखो दोस्तों याद रखना, डेड पाम क्या है, डायोसियस होता है। क्या होता है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है कि जो मेल होता है ना, एक जो प्लांट है, ठीक है, एक जो प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट पर मेल फ्लोवर, इस पर क्या होंगे, आपको मेल फ्लोवर मिलेंगे, इस पर क्या प्रेजेंट होंगे, तो आंसर मेल फ्लोवर। दूसरा जो प्लांट होता है, उस पर आपको क्या मिलेंगे, दूसरे प्लांट पर आपको फीमेल फ्लोवर, क्या मिलेंगे आपको, फीमेल फ्लोवर। तो डिफरेंट प्लांट्स पर है ना, मेल प्लांट अलग पर, फीमेल फ्लोवर अलग पर। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जब डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं डायोसियस कंडीशन, है ना। मोनोसियस क्या होता है आप समझना, है ना, यहाँ पर तो ये टर्म लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मोनोसियस क्या होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा मेज, ठीक है, मेज क्या होता है, मोनोसियस होता है ना। मेज में आप देखोगे तो ऊपर क्या होता है, एक ही प्लांट पर मेल होता है ना, मेल, यहाँ पर होता है मेल फ्लोवर, है ना, और जो यहाँ पर मिडिल पोर्शन कोब लगता है यहाँ पर होता है फीमेल फ्लोवर। यहाँ पर क्या होता है, फीमेल। प्लांट एक ही है बट डिफरेंट, है ना। व्हेन मेल और फीमेल फ्लोवर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट डिफरेंट, है ना, डिफरेंट पोजीशन पर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पर होते हैं बट डिफरेंट फ्लोवर्स के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एंथर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको पिस्टिल मिलेगा, यहाँ पर क्या आपको पिस्टिल, मतलब आ गया समझ में। तो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लोवर। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही फ्लोवर में मेल फीमेल होना, फ्लोवर एक ही है ना, एक ही फ्लोवर में मेल फीमेल का होना, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लोवर। ठीक है, क्या कहते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, इसको हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एडिबल पोर्शन ऑफ ओनियन, ओनियन का खाने वाला भाग क्या होता है, तो आंसर बल्ब। ओनियन एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, एक प्रकार का क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है ना। बल्ब एक प्रकार का क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और खाने वाला भाग क्या होता है, तो आंसर है बल्ब। 22, विस्टा विजन इज थीम। विस्टा विजन देखो एक प्रकार का लैंडस्केप होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का लैंडस्केप, एक प्रकार का ये क्या होता है, आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर होता है एक प्रकार का लैंडस्केप। जापानीज एक प्रकार का, विस्टा विजन एक प्रकार का लैंडस्केप होता है, मतलब एक प्रकार का आप डिजाइन कह सकते हो। विस्टा विजन एक प्रकार का डिजाइन होता है, ठीक है ना।
इफ ए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस द फॉलोइंग रेशोज ऑब्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाएंगे, 9931, है ना। ये आंसर 90% स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाएगा, 9931 लगाएगा, जो कि आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना, 111। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, है ना। आपसे अगर इतना पूछा जाता कि डाईहाइब्रिड में फिनोटाइप रेशो, है ना, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशो अगर ये पूछते तो ये होता 9331, ये होता 9331। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होता है, तो दोस्तों होता है 1। अब ये 111 कैसे आता है, देखो अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करा, आपने पढ़ा होगा कि डाईहाइब्रिड जब क्रॉस कराते हैं हम, जैसे कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई, ठीक है, का क्रॉस स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इससे कराते हैं। तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा अपना कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये F1, ये क्या है, F1 जनरेशन। अगर हम इस F1 जनरेशन का इसकी रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, इस F1 का रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो करा देते हैं हम टेस्ट क्रॉस। तो देखो इसका जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे इस तरफ, है ना, इधर 4 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल, ये 4 गैमेट बनेंगे इस तरफ देखोगे आप, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही गैमेट बनेगा इस तरफ से। जब इसका क्रॉस कराएंगे हम, ठीक है ना, जब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो इधर से तो एक ही गैमेट बनेगा, ये अकेला, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पर देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल। तो चारों देखो अलग अलग है, ये चारों अलग है। अगर अपन इसको राउंड और येलो मानते हैं ना, अगर इनको हम राउंड और येलो मानते हैं तो आप देखना, ठीक है, पहला वाला राउंड येलो है, पहला वाला राउंड और येलो है, ठीक है। पहला वाला क्या है, राउंड और येलो। पहला वाला जो है हमारा क्या है, राउंड है, ठीक है, और येलो है, क्लियर। दूसरा वाला राउंड है, ठीक है, और क्या, ग्रीन है, ठीक है। तीसरा वाला रिंकल्ड है, क्या है, रिंकल्ड है और येलो है, ठीक है। और चौथा वाला रिंकल्ड है और ग्रीन है। चारों अलग अलग हैं। तो रेशो कितना है, 25-25-25, मतलब 1-1-1। अरे आया। ये चारों जो हैं अपने को कितने परसेंट मिल रहे हैं, 25%, 25%, 25% और 25%। तो रेशो कितना होगा, 1:1:1:1:1, 4 बार, है ना। ये होगा रेशो, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये है ना, ये जो रेशो है 993, ये क्या होता है, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशो होता है ना। ये किसका होता है, 934 दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री का, ठीक है ना। इसके ये डुप्लीकेट का होता है, किसका, डुप्लीकेट का, किसका होता है, डुप्लीकेट का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, द आर्जिमोन, है ना, द आर्जिमोन टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू, आपको पता है सत्यानाशी होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। ये वो इसके जो सीड्स होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है, मतलब जहरीलापन होता है उसके अंदर। तो किसके कारण, किस केमिकल कंपोनेंट के कारण से होती है, तो इसके कारण है ना, एक बार एक बीमारी हो चुकी है जो एग्जाम में IPS के अंदर आ चुका है ना, ड्रॉपसी डिजीज। क्या होती है, ड्रॉपसी डिजीज। आर्जिमोन मैक्सिकाना के जो सीड्स होते हैं दोस्तों, वो सरसों के साथ, मस्टर्ड के साथ जब इसकी सीड मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। जब इसकी मस्टर्ड के जब ऑयल निकाला जाता है तो इसका जो सीड्स होते हैं उनमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है वो मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, जिसको खाने से कौन सी बीमारी होती है, ड्रॉपसी डिजीज, जिसमें ब्लाइंडनेस हो जाता है और मृत्यु भी हो जाती है ना। याद रखना, ब्लाइंडनेस हो जाता है और इसमें डेथ भी मृत्यु हो जाती है। ये 1998 में दिल्ली में ये बीमारी एक बार हो चुकी है, ठीक है। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर, सत्यानाशी के अंदर कौन सा टॉक्सिक होता है, तो याद रखना कौन सा होता है, सुनिंग्रीन नाम से, है ना। ये जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अपना V है, ठीक है ना, कौन सा, संगुइनेरिन, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉक्सिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सोइल कलर इज डिटरमाइंड, हम मृदा जो कलर होता है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो सोइल कलर किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, मुनसन कलर चार्ट के द्वारा। याद रखना दोस्तों, मुनसन कलर चार्ट होता है, उसके द्वारा हम सोइल का कलर जो है डिटरमाइन करते हैं। आप उस कलर चार्ट को देखिए, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, ये होता है, देखो मुनसन कलर चार्ट है ना, इस प्रकार से, जिसके अंदर ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, ये सारी चीजें होती है ना। एक होता है हुई, एक होता है वैल्यू और एक होता है क्रोमा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि भाई ह्यू का मतलब क्या होता है, ह्यू का मतलब होता है डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल, है ना। ह्यू का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल। यहाँ पर लिखा है
हुई का मतलब क्या होता है, तो भाई डोमिनेंट कौन सा कलर है, येलो है, ग्रीन येलो है, ये डोमिनेंट कलर है ना। हुई का मतलब होता है डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल, ठीक है। अब यहाँ पर होता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है लाइटनेस और डार्कनेस। अगर कोई कलर है तो उसका लाइटनेस और डार्कनेस, यहाँ पर देखो डार्क है, यहाँ पर लाइट है, तो लाइटनेस और डार्कनेस बताता है वैल्यू, ठीक है। और क्रोमा बताता है प्यूरिटी। क्रोमा क्या बताता है, लाइट की स्ट्रेंथ, प्यूरिटी, है ना, प्यूरिटी शुद्धता कितनी है उसकी, ये तीन। तो ये प्रकार का क्या होता है हमारा मुन्शन कलर चार्ट होता है। और इस कलर चार्ट के अंदर कितनी स्ट्रिप्स होती हैं दोस्तों, 175, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस कलर चार्ट में जो टोटल स्ट्रिप मानी जाती है कितनी होती है, 175, ठीक है, कितनी होती है, 175 कलर स्ट्रिप्स होती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सारी क्लासेस जो इंटरेक्टिव आपको लाइव और रिकॉर्डेड फीचर्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलेंगी। इस एप्लीकेशन की लिंक भी आपको अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।